हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2020 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 से लेकर के 2019 तक के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही राजन सीरीज को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को देख लेंगे। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। तो हिंदी जो हमारा है ये षष्ठम प्रश्न पत्र है, जिसके लिए एग्जाम टाइम में 1 घंटे का समय मिलता है। टोटल पूर्णांक 25 को देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर पहला हमारा शुरू होता है बहुविकल्पीय प्रश्नों से। प्रश्न नंबर 1 है, काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? कमेंट फास्ट करेंगे सारे लोग। काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? तो जो काव्य है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला श्रव्य काव्य होता है और दूसरा जो है दृश्य काव्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पठन का अर्थ है। कमेंट फास्ट करेंगे सारे लोग। पठन का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो देखिए पठन का अर्थ आपका शास्त्र पठन और मौन पठन दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौन वाचन का उद्देश्य है। मौन वाचन का इनमें से क्या उद्देश्य है? तो देखिए मौन वाचन का उद्देश्य जो है इसका होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि वाचन गति का विकास, पठित सामग्री का जो है अधिग्रहण, ये सभी जो है इसके, यानी कि जो ये हमारा डी है ए और बी दोनों, यह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसका अर्थ बदल देते हैं वह कहलाता है। निकलकर उसका अर्थ जो हम बदल देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए उपसर्ग हो जाएगा। जो शब्दांत किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है उसको हम लोग उपसर्ग कहते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको हम लोग क्या कहलाते हैं? तो वो हमारा सर्वनाम होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, हमारा, उसका, इनका, यह, वह, ये सभी सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 6 से है। प्रश्न नंबर 6 है, समास किसे कहते हैं? देखिए समास का सीधा सा मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। समास जो है दो या दो से अधिक पक्ष जब अपने विभक्ति या चिन्ह अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद में हो जाते हैं तो वे समास कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक पद जो होते हैं या पक्ष हम लोग कह सकते हैं, जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद में हो जाते हैं तो उन्हें समास कहते हैं। समास के टोटल 6 भेद, जिसमें से पहला आपका अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौलिक लेखन किसे कहते हैं? मौलिक लेखन किसे कहते हैं या मौलिक लेखन क्या होता है? तो मौलिक लेखन से तात्पर्य उस लेखन से है जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से लेखन कार्य करता है, वह मौलिक लेखन कहलाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से लेखन करता है तो उसे हम लोग मौलिक लेखन कहते हैं। वह लेखन कार्य जिसमें व्यक्ति नितांत जीवन एवं विचार और सोच का सृजन करता है। लेखन कार्य में जो सबसे प्रथम रचना होती है वह मौलिक लेखन या मौलिक रचना कहलाती है। लिंग किसे कहते हैं या लिंग क्या होता है? तो देखिए जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। लिंग के 3 भेद, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 9 है, गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं गद्य और पद्य में अंतर। तो देखिए गद्य क्या होता है? यह पाठ का रूप होता है। गद्य जो है यह पाठ का रूप होता है। पद्य क्या होता है? तो यह काव्य का रूप होता है। गद्य में आपका है यह लेखक द्वारा लिखित होता है। पद्य जो है यह कवि द्वारा रचित होता है। गद्य
इसमें लय तुक छंद नहीं होता है, पद्य में लय तुक जो है छंद होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए वाक्य जो है, वाक्य शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहा जाता है। यानी जो शब्द होते हैं उसके एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला। सार्थक का मतलब अर्थ रखने वाला होता है। अर्थ के आधार पर जो है 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिसमें से पहला है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयादिबोधक या विस्मयादिवाचक, पांचवा है आपका इच्छावाचक, छठा संकेतवाचक, सता संदेहवाचक और आठवां हमारा है संदेहवाचक। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। प्रश्न नंबर 11 है, काल जो है कितने अवस्थाएं होती हैं? काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? तो देखिए काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने की समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। जिससे उससे कार्य व्यापार का समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो काल का अर्थ होता है समय। काल के 3 भेद, वर्तमान, भूत और भविष्य। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 12 से। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कर्मधारय समास वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष से होता है, या पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध माना जाता है, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे हमारा है चरण कमल, तो यहाँ देखिए कमल जो है, कमल के समान क्या है? तो चरण है, जिसमें एक उपमेय है एक उपमान है, या हम कह सकते हैं एक विशेषण है और एक विशेष है। दूसरा है नील गगन, तो इसमें नीला है जो गगन। 13 है, कहानी या लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है? कहानी और लोक कथा सुनाकर शिक्षक जो है किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है? तो देखते हैं, शिक्षक को कहानी कहने की तकनीक सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीतियों में से एक मानी जाती है। यानी शिक्षक को जो कहानी कहने की तकनीक है, यह शिक्षण जो रणनीतियां हैं उसमें सबसे प्रभावी जो है रणनीति मानी जाती है। कहानी कहने की तकनीक के मुख्य लाभ हैं जो है उच्च प्रेरणा और सक्रिय भागीदारी, रचनात्मक को बढ़ावा, बच्चे के बीच सहयोग, किसी विषय की समझ को गहरा करना और ध्यान अवधि में वृद्धि करना। ये इसके होते हैं जो प्रमुख जो है उच्च प्रेरणा। 14 नंबर है, वाचन के दोष को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? वाचन का जो दोष है यह किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो देखते हैं, वाचन दोषों को दूर करने की विधियां। वाचन में बालक में दोष तो रह ही जाते हैं, उन्हें निम्नलिखित प्रकार से दूर किया जा सकता है या करिए। पहला आपका है आवृत्ति। तो पुनरावृत्ति या बार बार अभ्यास कराकर ठीक ठीक उच्चारण का अभ्यास कराना। इससे वह जो है यानी बालक अपनी कमी को दूर करने में जो है सहायक होगा। 15 है, औपचारिक पत्रों के प्रकार बताइए, या औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए पत्र जो है, पत्र के प्रकार देखें तो पत्र हमारा 2 प्रकार का होता है। औपचारिक पत्र होता है एक, और एक अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र क्या होता है? तो ये पत्र जो है औपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं, यानी जिन लोगों के साथ नहीं होता है, हम उन्हें जानते तक नहीं। इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी जो औपचारिक पत्र होता है, हम लोग इसको ऑफिस लेटर भी कहते हैं, यानी जो ऑफिस में दिया जाता है ऐसे लोगों को दे, जिनको हम नहीं जानते हैं, उनके लिए औपचारिक पत्र का प्रयोग करते हैं। और अनौपचारिक पत्र क्या होता है? तो जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, उन्हें जो हम पत्र लिखते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अतः इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की जो है अनुभूतियों, भावनाओं, सुख दुख की बातें आदि का उल्लेख करता है। अतः इस पत्रों को जो है व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है।
हिंदी में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, संक्षिप्त विवेचना कीजिए। हिंदी में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, इसका संक्षेप में विवेचना करना है। तो देखते हैं विराम चिन्ह क्या होता है। तो विराम चिन्हों को साधारण भाषा में रुकना कहते हैं। विराम चिन्हों को साधारण भाषा में जो है लिखना कहते हैं, सॉरी रुकना कहते हैं। जो लिखते, बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देता है या विराम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें जो है विराम कहते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार, तो पहला हमारा है अल्प विराम, दूसरा दिया गया है अर्ध विराम, फिर हमारा है पूर्ण विराम, उप विराम, फिर हमारा दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लोप चिन्ह, फिर लाघव चिन्ह, पुनरावृत्त चिन्ह, त्रुटि चिन्ह और विवरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 17 है, उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए। उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए। तो देखते हैं, उच्चारण मुख से अक्षरों को बोलना जो है उच्चारण कहलाता है। यानी उच्चारण क्या होता है, तो मुख से अक्षरों को बोलना जो है यही उच्चारण कहलाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद। तो वर्ण देखते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हमारा ई, आ, वा, चा, का, खा इत्यादि। अब देखते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। एक साइड में हमारा क्रम संख्या, एक साइड में लिखा गया है उसका स्थान स्वर है, व्यंजन है, अंतस्थ है कि उसमें है। तो देखिए इसका स्थान है कंठ। अब कंठ में स्वर कौन आता है, तो आ और आ आता है। व्यंजन में का वर्ग पूरा आता है। अंतस्थ में कुछ नहीं आता है, उसमें हा और हमारा आता है आहा। ताल में हमारा स्वर में कौन आता है, ई और ई आता है। व्यंजन में क्या आता है, चा वर्ग पूरा आता है। अंतस्थ में या आता है और उसमें सा आता है। मूर्धा में देखेंगे तो स्वर में हमारा आएगा री, दोनों री और एक री ऐसे होता है, दोनों री हो जाएगा। फिर पूरा ये टा वर्ग आ जाएगा, रा हो जाएगा और उसमें सा हो जाएगा। दंत में हमारा री हो जाएगा, ता वर्ग हो जाएगा। अंतस्थ में हमारा ला हो जाएगा और उसमें सा हो जाएगा। फिर देखेंगे ओष्ठ में, तो ओष्ठ में स्वर कौन कौन से आते हैं, तो दोनों ऊ आते हैं। व्यंजन में पा वर्ग आता है, अंतस्थ और उसमें कोई नहीं है। नासिक में हमारा स्वर में कोई नहीं है। व्यंजन में हमारे जो पंचमाक्षर हैं ये आते हैं, अंतस्थ और उसमें कोई नहीं है। कंठ ताल में हमारा ए और अ आता है जो कि स्वर है, बाकी किसी में नहीं है। फिर हमारा है जो है कंठोस्थ, तो कंठोस्थ में हमारा ओ और औ आता है। दंतोष्ठ में हमारा व आता है, दंतोष्ठ में व आता है। लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन हैं। लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन हैं, तो देखते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन आपका पत्र लेखन, निबंध लेखन और नाट्य लेखन जो है लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। जबकि वाद विवाद मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। वाद विवाद जो है ये मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। आज की वीडियो हमारे यहीं समाप्त होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।